करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। चैप्टर का नाम न्यूक्लियाई, बहुत आसान चैप्टर है और जो करंट सिलेबस के हिसाब से वो 2 दिन में काम हो जाएगा। ठीक, करंट क्या कहते हैं, जिस तरीके के सिलेबस को अपडेट किया है इन्होंने इस साल, बहुत छोटा है। वैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर था पर ये बहुत छोटा है। पर आज की क्लास बहुत कंफर्टेबल रहेगी, अगली क्लास थोड़ी सी हो सकता है समझाने समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो आज एफर्टलेस चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें न्यूक्लियाई की, तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस को खोज चुके थे, फिर आगे जाके न्यूक्लियाई पे और भी काम हुआ। तो चलिए, यदि मैं एटम को ये बनाऊं, मान लो ये एटम की डायमेंशन है, ये एटम, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ स्केलिंग में थोड़ी बदतमीजी करूंगा, न्यूक्लियस इतना बनना चाहिए बस। यदि एटम मैंने ऐसे बनाया है तो न्यूक्लियस इतना बनना चाहिए बस, इतना। दिख भी नहीं रहा होगा कैमरे में। एक्चुअली एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ोगे तो देखेगा कि यदि हम एक एवरेज कमरे का साइज लें, कमरे का, तो उसमें जो सुई की नोक होती है ना, वो न्यूक्लियस होता है। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि कमरे के साइज के कंपैरिजन में, कमरे के साइज के कंपैरिजन में यदि मैं उसमें सुई की नोक रख दूं, वो न्यूक्लियस होता है। तो आप सोच सकते हो कितना पार्ट एटम का खाली होता है, सुई की नोक। और ये फैक्ट मैंने नहीं जनरेट किए, इतना होशियार नहीं हूं मैं कि ऐसे फैक्ट जनरेट कर सकूं, मैंने भी पढ़े हैं, वो पढ़ा रहा हूं। तो कायदे से न्यूक्लियस, यदि मैं इतना बड़ा मतलब पहले कमरा बनाऊं तब जाके न्यूक्लियस सुई की नोक बना पाऊंगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा न्यूक्लियस में बदतमीजी करते जूम करके, तो थोड़ा सा न्यूक्लियस को जूम कर लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेंगे। किसी में है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्हें गिनना मत बेटा, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलिए मैंने यहाँ ये बना दिया, आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि जैसे ये न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन भी लगभग सेम मास का ही होता है, लगभग, ठीक है, एक ही कन्वे, ये रहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे करके इस तरीके से न्यूक्लियस को इमेजिन कर सकते हो, ये न्यूक्लियस है, ओके। और ऐसे कर सकते हो इमेजिन न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस। जितने ज्यादा उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो और ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। मैंने नंबर वो PPNN ऐसे लिख दिया। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस। आइए इसके बारे में क्या क्या सीखते हैं। पहले थोड़ा सिंबल सीखते हैं। माना मैंने ये सिंबल लिखा X और यहाँ लिखा Z और यहाँ लिखा A। मे बी पॉसिबल आप जब डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो वो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब ये जो A है वो या तो लेफ्ट में मिलेगा या राइट में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें Z का मतलब क्या होता है, इसमें Z का मतलब, X का मतलब होता है एलिमेंट का सिंबल। सोडियम होगा तो Na लिखा होगा यहाँ, पोटेशियम होगा तो K लिखा होगा यहाँ पे, कार्बन होगा तो यहाँ C लिखा होगा। ये तो एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो Z, ये जो Z है ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी इसमें प्रोटॉन्स होंगे, पी वाले फैक्टर जो होंगे उन्हें काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यदि आपने एटम में चुल नहीं करी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है ये। मतलब कैसी चुल, आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला नहीं हो, डाला नहीं हो। जैसे कुछ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना, एनाइजेशन एनर्जी से निकाल सकते हैं। यदि ऐसी चुल नहीं करी हो, जैसा भगवान ने एटम दिया है वैसे ही हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। हालांकि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कंडीशन अप्लाई कर दी। जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हर समय बराबर नहीं होगा। यदि मान लो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो नहीं होगा। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा बराबर होगा। तो ये वाला फैक्टर है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या चीज है, ए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस में जो हम पढ़ेंगे अब, मास नंबर। ध्यान रखना, मास नहीं है ये मास नंबर है। मास नंबर है, ये फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। ये मास नंबर का मतलब दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम को बोलते हैं मास नंबर। जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन उनका सम कर दीजिए। और अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम जानते हैं, ये न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब लेकिन हम इनको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब आप इंडिविजुअली नाम नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ए का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स,
न्यूक्लियस। जैसे एक बात बताओ, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, इस देश में कई सारे लोग रहते हैं, हम सबको उनको ऐसे आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है ना, लेकिन एक कॉमन नाम इंडियंस, इंडिया में रहने वाले इंडियंस, ठीक, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियंस। तो पहले तो ए का मतलब समझ में आ गया ना, ए क्या चीज होती है। फिर अब आप छोटी सी एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, समझ गए ना। तो यदि कभी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने पड़े तो आप ए में से जेड घटा दीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, समझ जाओ अपने आप ही। ये काम इतना भी नहीं है कि आप देखो, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है ये, उसमें से जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह गए, तो ए माइनस जेड करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकल जाते हैं। फिर आ जाइए, हालांकि अब इस साल इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं, फिर भी देख लीजिए। जैसे सपोज करो आपको मास ऑफ एक्स एटम निकालना है, एक्स एटम, ये जो एटम है, ये जो पूरा एटम का मास निकालना है, तो सिंबॉलिकली एटम के मास को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो वो सिंबल लिख देंगे और यहाँ एम लिख देंगे, पहले तो वो सिंबल लिख देंगे और ब्रैकेट में बंद करके एम लिख देंगे। इस सिंबल का मतलब ये है कि उसके एटम का मास, एटम के मास पे काम कर रहे हैं। और एटम का मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, मतलब यदि इस पूरे एटम का मास निकालना है, इस एक्स एटम का मास निकालना है, तो इसके न्यूक्लियस का मास लीजिए प्लस इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सस्ती बात है ना, मतलब सिंपल बात है कि नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि आपको इस एटम का मास निकालना है तो न्यूक्लियस का मास प्लस, या न्यूक्लियस का मास प्लस जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें ऑर्बिट में, उनको जोड़ दीजिए। अब बिना पलक झपकाए देखना, यदि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स जेड एल एच एस, तो एज इट इज लिख दिया मैंने, एटम का मास, इसको ऐसे लिख दिया एज इट इज, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस प्लस को, मतलब यहां तक तो एज इट इज लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो जेड इंटू एम ई। अब एम ई को यदि मैं ये मानूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है, एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है, तो इसमें जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, उसमें जेड का मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी इलेक्ट्रॉनों का मास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी एटम का मास ऐसे ही निकलता है कि उसके न्यूक्लियस के मास में उसके इलेक्ट्रॉनों का मास जोड़ दो। अब बाई चांस तुमको न्यूक्लियस के मास की जरूरत पड़ गई, यानी इसकी, अब मैं यहां पूरा लिख देता हूं, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाइए, एटम के मास में से जेड एम ई यानी इलेक्ट्रॉनों का मास घटा दो, सिंपली, बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे टॉपिक में से बाइंडिंग एनर्जी इस साल बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस का, वो सॉरी हाँ न्यूक्लियस का मास। चलिए एक छोटा सा झंडू सा एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लो मैं हमने आपके सामने लिखा सोडियम 1123, तो ये 11 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 23 है ना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल न्यूक्लियस 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, तो ए में से जेड घटा दीजिए यानी 12। जो डोके बारी तो आएगा, हाँ। तो एक झंडू सी बात हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। अब आज एक और फॉर्मल काम करते हैं, एक और फॉर्मेलिटी का काम करते हैं, ठीक है। यदि हम ये सिंबल सीख गए हैं तो एक चीज और समझिए, कुछ शब्द जो बचपन से सीखते आ रहे हो, बस उसका रिवाइज ले लीजिए। एक होता है आइसोटोप, आइसोटोप, एक होता है आइसोबार, बार्स है ना, और एक होता है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। ये अपनी, वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी डिक्शनरी में डाल दी, डिक्शनरी में एक्चुअली डला होगा आपकी में, बस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, भूल गए हो तो कभी। आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे, पहले तो मैंने वही लिख दिया, वही सिंबल जिसपे सिखाया है, ऐसा एलिमेंट जिस, मतलब ऐसे दो एलिमेंट जिनका जेड तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफर कर जाए, A1 A2, मतलब ये मैंने A1 लिखा है, ये A2 लिखा है, A1 मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम हो, पर मास, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो, जेड एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर अलग अलग हो। मे बी पॉसिबल, भगवान ने, देखो जुड़वा तो सबको बनाया ही बनाया है, इस भगवान ने धरती पर सबके आइसोटोप बनाए हुए हैं, सबके,
लेकिन हो सकता है कोई तिड़वा भी हो, तिड़वा फिर एक और मिल जाए इनका। एक एलिमेंट के 3-3 आइसोटोप भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिलहाल चलिए ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम आइसोटोप बोलते हैं। अच्छा एक और चीज सुनना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लूंगा तो शायद जैसे 1H1, नेचर में हमें 1H1 भी मिलता है, नेचर में 1S2 भी मिलता है, और नेचर में हमें 1S3 भी मिलता है। तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों ही क्लेम करेंगे कि हम हाइड्रोजन है। इनके एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं, 111, लेकिन मास नंबर इनका अलग अलग है। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना, ये सब बिल्कुल ठीक। अब देखिए, तो अब आपकी जो पीरियोडिक टेबल सजी हुई होती है, पीरियोडिक टेबल, ये तीनों एक ही जगह होंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर सजी हुई है, और एटॉमिक नंबर जब इन तीनों का सेम है तो ये तीनों एक ही जगह होंगे। और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है इनमें। अच्छा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा, है ना, तो इनकी केमिकल रिएक्शंस भी एक सी होती है। ये केमिकली एक जैसा बिहेव करते हैं, केमिकली एक जैसा रिएक्ट करते हैं तीनों। हाँ, फिजिकली इनकी प्रॉपर्टी में अंतर आएगा। अब सबसे पहला अंतर, जैसे आपको मास में दिख रहा होगा, इसमें 3 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें 2 हैं, तो ये थोड़ा भारी होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ जाएगा, वॉल्यूम में, मास में, रेडियस में, इन सब में अंतर आ जाएगा। तो आइसोटोप ये होते हैं। ठीक, आइसोबार क्या होते हैं? नेचर में कुछ तुक्के में, कोइंसिडेंटली ऐसे एलिमेंट होंगे, ऐसे एक्स और वाई, कि उनका तुक्के में मास नंबर मैच कर जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, एक का एटॉमिक नंबर Z1 है, एक का Z2। अच्छा, अब एक चीज और सुनना, जब मैं इसको बेसिक से समझा रहा था तो मैंने यहां पर सिंबल एक्स 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 यूज किया, लेकिन मैंने यहां एक्स और वाई पे क्यों समझा रहा हूं? उसका रीजन, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो ये सिंबल तो सेम ही होगा ना। जब एक जैसा एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट तो ये एक ही हुआ ना। लेकिन अब जब ये एटॉमिक नंबर ही बदल गया तो ये पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह होंगे। ये सब कोइंसिडेंट है। जैसे हम बात करें आपका 1H हीलियम, 2He3, एक हीलियम ये भी मिलता है हमें, और इसको यहां से उठा लू 1H3, इसको उठा लू मैं आपको। अब ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, इनका मास नंबर मैच कर रहा है ना, मास नंबर मैच कर रहा है। और भी होंगे, मैं सबको इतना होशियार नहीं हूं, मैं सबको नहीं जानता। आप तो केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ते हो तो आपको तो बहुत नॉलेज होगी, तो मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूँ आइसोबार। अब ये अलग अलग एलिमेंट है, इनकी केमिकल रिएक्शन अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी इनकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकली अलग बिहेव करेंगे। फिजिकली एक आध प्रॉपर्टी मैच कर सकती है, एक आध प्रॉपर्टी मैच कर सकती है, सारी मैच करें ये भी जरूरी नहीं है, फिजिकली है। आगे समझ में? अब आइसोटोन क्या होते हैं? 2 अलग अलग एलिमेंट जिनका जेड भी सेम नहीं है, Z1 Z2, उनका मास नंबर भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। फिर ये क्या है? इनके कोइंसिडेंटली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैच कर जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं ना, प्रैक्टिकली एग्जांपल, ठीक है, जो मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूं। तो एक तो है मरकरी और एक है गोल्ड। ये रहा मरकरी और ये रहा गोल्ड। मरकरी का है 80, कंफिगरेशन लिख देता हूं 80 198, और गोल्ड का है 79 197। ओके, ये हमारे पास। अब बताना, ना तो इनका एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है, ना इनका मास नंबर मैच कर रहा है। लेकिन यदि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, अब ये भी सीख के आए ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, ए में से जेड घटा दो, तो बताना इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 198 में से 80 घटा दो 118, है ना, 118। और इसमें निकालें तो इसमें ऐसे घटाना पड़ेगा 197 79। अच्छा, एक दिक्कत बताता हूँ आपको, जैसे 18 में से 9 घटाना है हमेशा, है नहीं, 18 में से 9 घटाना है। जैसे अभी याद आई, 7 में से 9 घटाना है, मुझे अभी याद आई। अब जैसे 18 में से 9 घटाना है, ठीक, अब साला 18 में से 9 तो जा, मतलब है नहीं, अब तुम ऐसे घटाओगे, अब 8 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो वह हासिल लेते हो, कैरी लेते हो यहां से, फिर साला 18 हो जाता है ये, है ना। ये दो गड़बड़ हो गई ना, 2 का, हम 8 से 9 नहीं घटा पा रहे, ठीक है, 8 में से 9 तो हम कैरी लेते हैं, कैरी। बात तो वही हुई, घटाना तो आपको 18 में से ही पड़ रहा है, तो लीव इट। तो जब आप इसको घटाओगे, 17 में से 9 गए, तो क्या हो गया? तो ये कैलकुलेटर ने खराब कर दिया, 118। तो आप देख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैच कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैच कर रहे हैं। तो ये आइसोटोप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, आइसोटोप मास नंबर सेम, ठीक, और ये एटॉमिक नंबर सेम। अब इस पे एक छोटा सा काम और करते हैं,
फिलहाल में इन दोनों पे कोई काम नहीं है, इसको मतलब इन दोनों से काम हमारा हो गया, ये मिटा देते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये तो मास नंबर है, और मास जो होता है, जो मास होता है, ये तो मास नंबर है जो फ्रैक्शन में नहीं होगा। हम यदि मास निकालें तो लगभग बेटा वो मास नंबर के बराबर होता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है। इमेजिन कर लो कि ये, इमेजिन थोड़ी देर के लिए कि इसका मास भी 1 AMU है, इसका मास 2 AMU है, इसका 3 AMU है। इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं होती कि मास नंबर और मास एग्जैक्ट मैच करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए कि इस हाइड्रोजन का मास है 1 AMU। AMU क्या होता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एटॉमिक मास यूनिट। जब छोटे छोटे मास होते हैं तो बार बार अब हमें ये बोलना पड़ेगा, जैसे 1.6 10 की पावर, अब हम इतनी रेंज के मास पे काम करेंगे, अब बार ये पावर बोलना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, फिर कोई सवाल आएगा न्यूक्लियस पे 1.67 10 टू द पावर -27 kg, तो हमारी मतलब हमारे गले को, जीव को थोड़ा दुखना पड़ेगा। तो उसको आराम देने के लिए जब बार बार आपको इसी लेवल के मास पे काम करना है, तो इस मास को 1 AMU या 1 U बोल देते हैं। पहले तो 1 AMU का मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, उसको बचाने के लिए, एनर्जी को अपनी बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी नहीं बचती एनर्जी। अब जैसे ये है, हम जब वेब एड्रेस डालते हैं तो इसको बोलते हैं www। अब बनाया तो ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन www पूरा बोलो। अब तुम इसको फुल फॉर्म भी बोलोगे, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, अब गौर करिए, वर्ल्ड वाइड वेब इज फास्टर देन www। वर्ल्ड वाइड वेब आप जल्दी बोल दोगे बजाय www। हो जाता है कभी कभी धोखा, है नहीं। चलिए लीव इट। तो 1 U क्या होता है? 1 U, ये आइडिया, ये विचार, हाँ है ना, देखते हो ना मेरी सोच कहां तक जाती है। हाँ, 1 U 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मान लो इसका मास 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट है, इसका 2 एटॉमिक मास यूनिट या 2U 3U। अब बताइए पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल होगी, क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन होने का क्लेम कर रहे हैं, नेचर में तीनों ही मिलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में इसका मास लिखा जाएगा, इसका या इसका, किसका मास लिखा जाता है? उस पीरियोडिक टेबल जब सजेगी तो उसमें हाइड्रोजन का मास लिखा रहता है ना, कि हाइड्रोजन का मास इतना होता है। तो कौन से वाले हाइड्रोजन का मास लिखते हैं? निकुंज कह रहा है पहले का। और बेटा बोलिए, अब कह रहा है पहले का। अपनी अपनी राय दीजिए, विचार दीजिए। हाँ, देखता हूं आपको याद है नहीं याद। हाँ, अक्षत को पता है। हाँ अक्षत, और बोलो बेटा कि क्या, किसका मास लिखते हैं? जो आपको बताया जाता है कि हाइड्रोजन का मास इतना है, तो वो इस हाइड्रोजन का मास है, या इस हाइड्रोजन का मास है, या इस हाइड्रोजन का मास है। चलिए, एक्चुअली बेटा हम ये बेईमानी कैसे करते? अच्छा, दूसरे का, उन्होंने कहा दूसरे का, ओके। अच्छा, ऐसा क्यों? पहला का क्यों, या दूसरे का क्यों, या तीसरे का क्यों? कोई तो रीजन होगा। कुछ लोग अपना रीजन देंगे, कोई बोलो 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 बोलो, कोई नहीं। चलिए, एक्चुअली ये गलत आपने पढ़ा है, यदि ऐसा पढ़ा है तो आपने, ठीक है, तीनों का लेते हैं और तीनों का एवरेज लिखा जाता है उसमें। हाँ, तीनों का एवरेज, और वो एवरेज कैसे निकलेगा वो बताता हूं मैं। एवरेज की भी निकालने की एक तमीज है। मतलब पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस हाइड्रोजन का मास मिलेगा वहां पे लिखा हुआ, या इसका ना, तीनों का लिखा जाता है, तीनों का एवरेज, और जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एवरेज ऐसे निकाला जाएगा जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है। ये बात कम समझ में आ रही है, तो चलिए समझाता हूं। देखिए, देखो बेटा, इमेजिन करो, देखो इस समय हमारी फिजिक्स ने सबके आइसोटोप ढूंढ लिए, जुड़वा तो सब है ही है। अब जैसे मैं सपोज करो, अब मेरे को ऑक्सीजन का याद नहीं है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ले लेता हूं, है ना, 8 8 मान लो 16 17, इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, मान लो, है ना। मेरे को एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट 16 18। अच्छा, मैं मान लेता हूँ 16 18। अब सुनिए, नेचर में ये वाला ऑक्सीजन भी है, नेचर में ये वाला भी ऑक्सीजन है। नेचर में ये ऑक्सीजन भी मौजूद है, ये ऑक्सीजन भी, मेरे चारों ओर ऑक्सीजन है ना, उसमें ये ऑक्सीजन भी है, ये। हाँ, ये हो सकता है कोई ज्यादा मिलता हो। इमेजिन करो ये 92% है, इमेजिन करो, सवाल ने दे दिया। अब मुझे ये चीजें अभी नहीं याद, मैं आपको परफेक्ट बता भी दूंगा बाद में। मान लो नेचर में ये 2 आइसोटोप मिलते हैं ऑक्सीजन के, तो 92% ये, 8% ये। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि नेचर में, जैसे सपोज करो मैंने यूं करके हाथ लाके मुट्ठी में ऑक्सीजन बंद कर ली, है ना, तो यदि मेरे हाथ में 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, 100, तो उसमें से 92 ये वाले होंगे और 8 ये वाले होंगे। यानी है दोनों नेचर में, चारों ओर मेरे ये ऑक्सीजन है,
मैंने क्या बोला, यदि मैं इस कमरे में मुट्ठी में ऑक्सीजन अचानक से बंद कर लूं, तो इस मुट्ठी में यदि मेरे पास 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बंद हो गए, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 92 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये मिलेंगे और 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये होंगे मेरे हाथ में, क्योंकि नेचर में कोई चीज ज्यादा कोई कम हो सकती है। अब जो ज्यादा मिलेगा उसका एवरेज में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जो कम नेचर में होगा उसका एवरेज में कंट्रीब्यूशन कम होगा, जो नेचर में ज्यादा उसका एवरेज में कंट्रीब्यूशन ज्यादा, जो नेचर में कम उसका कम। अब ये बात कम ऊपर से जा रही होगी, बाउंस जा रही होगी। चलिए मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि कवि क्या कहना चाह रहा है। देखिए सपोज करो जनवरी फरवरी मार्च, इमेजिन करो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। ठीक है, इमेजिन करो ये 12 महीने हैं। अब मान लो कोई बंदा 10K कमा रहा है, हर महीने 10,000 रुपए कमा रहा है, 10,000 जनवरी में 10,000 ये 10,000 ये, ठीक है। अक्टूबर तक उसने 10,000 रुपए पर मंथ कमाए अपने बिजनेस से, अपनी सैलरी से, जो भी है, इमेजिन करो। अब अचानक उसकी सैलरी हाइक नवंबर दिसंबर में 20,000 हो गई, ठीक। अब आप बताना उसकी दिसंबर में सैलरी नवंबर और दिसंबर में 20,000 हो गई। अब मैं आपसे बोलता हूं उसकी पूरे सेशन में, पूरे इस कैलेंडर ईयर में, जनवरी से दिसंबर में उसकी एवरेज सैलरी कितनी रही? तो क्या आप एवरेज ऐसे निकालोगे 10,000 प्लस 20,000 अपॉन 2 ऐसे निकालोगे एवरेज? ये बताइए, यदि आपसे कोई पूछे जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसकी एवरेज सैलरी कितनी रही, एवरेज, तो क्या एवरेज निकालने का ये सही तरीका है कि 10,000 प्लस 20,000 अपॉन 2 कर दो? क्योंकि कुछ दिन उसने 10,000 कमाया, कुछ दिन उसने 20,000 कमाया, अपॉन 2। ये तो गलत तरीका है ना, गलत है कि नहीं तरीका? भैया 10,000 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 20,000 का कंट्रीब्यूशन सब लेना पड़ेगा। और कैसे? यानी ये तरीका मानते हो ना गलत है? गलत है ना, मानते हो ना? एवरेज नहीं निकलेगा ऐसे। तो सही तरीका क्या है? 10,000 रुपए में मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का। अब सोचो 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अभी समझाता हूं। प्लस और 20,000 रुपए जो उसको सैलरी मिली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और डिवाइडेड बाई करेंगे। बताना किसका करेंगे डिवाइडेड बाई? डिवाइडेड बाई किसका करेंगे? हाँ जल्दी बोलो, 12 का। यानी आप जानते हो ये है सही तरीका एवरेज निकालने का। सही तरीका एवरेज निकालने का यही है ना, मानते हो ना? तो यही भैया 10,000 का वेटेज ज्यादा है, 10,000 10 बार आया है और 20,000 मात्र 2 बार आया है। तो जिसका जितना वेटेज उसका उतना रोल। बस यदि आप ये एवरेज निकालना जानते हो तो एक बढ़िया सा सवाल करेंगे अभी हम, है ना? तो बस यही, जिसका जितना। अब बताना, ऐसे समझ लो कि 100 महीने मैंने ऑक्सीजन इकट्ठे किए, उसमें से 92 महीने मुझे ये ऑक्सीजन मिला और 8 महीने से भी ये मिला, ठीक है ना? चलिए, तो अब मैं इसको एक रियल एग्जांपल, जो रियल एक्चुअल में सवाल है, तो उससे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ये है हमारी एनसीईआरटी और इसके 2 सवाल आपको करने, एक मैं करा रहा हूं। मैं 13.1 का बस पहला करा रहा हूं, होपफुली कि आपको। देखिए 13.1, हालांकि ये सवाल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक नहीं आए हैं, पर मेरे पास कराने को कुछ है नहीं चैप्टर में। अब जिस हिसाब से उन्होंने सिलेबस पे कैंची चलाई है, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे क्या करें, इसको ही करा देते। देखो 2 स्टेबल आइसोटोप ऑफ लिथियम, ये रहा लिथियम, ये रहा लिथियम, ये भी लिथियम, ये भी लिथियम है, ये लेकिन मास नंबर इसका 6 है, इसका 7 है। हैव रेस्पेक्टिव एविडेंस, ये नेचर में 7.5% पाया जाता है और ये नेचर में बचा हुआ ये पाया जा रहा है 92.5%। हो सकता है जैसे अगले सवाल में 3 आइसोटोप है, आप इसी से समझ जाओगे वैसे तो, ठीक है? नेचर में 2 लिथियम मिलते हैं, 7.5% ये और 92.5% ये मिलता है। उसके बाद है दीज आइसोटोप है मासेस, इस लिथियम का मास है 6.01512 यूनिट, यू मतलब वही एटॉमिक मास यूनिट, और इस वाले लिथियम का मास है 7.01600 यू। तो अब उसने बोला है फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, है ना? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। अब कुछ कंजड़े तो ये सोचेंगे यदि मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, ये भी तो एटॉमिक मास था लिथियम का, ये क्या बवासीर बना दिया है? एटॉमिक मास लिथियम का दे रखा है, एटॉमिक मास लिथियम का निकालो, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? लिथियम का एटॉमिक मास दे रखा है, लिथियम का एटॉमिक मास निकालो। देखिए अब सवाल ये है, दोनों लिथियम का इंडिविजुअल मास दिया है, अब पीरियोडिक टेबल में जो मास जाएगा वो यहां से एवरेज करके जाएगा, और एवरेज ऐसे नहीं करना कि इन दोनों मास को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों मास को एवरेज करके, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो,
तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आपको, और वो कैसे निकलेगा वो आप समझ चुके हो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। देखिए आपको करना क्या है, अब ऐसे समझो, मान लो लिथियम है, मैंने किसी, जहां लिथियम का खनन हो रहा है, लिथियम है, वहां मैंने 1 मुट्ठी लिथियम निकाला, तो इसका मतलब ये मेरी 1 मुट्ठी में 7.5% लिथियम ये होगा और 92% ये होगा। ये यूं कहिए, थोड़ा और कंफर्टेबल करूं, यदि मैंने 1 मुट्ठी लिथियम निकाला नेचर में से, है ना, नेचुरल लिथियम निकाला, नेचुरल, है ना, फिल्टर करके नहीं, ठीक है, नेचुरल लिथियम निकाला, और 1000 मॉलिक्यूल है मेरे हाथ में लिथियम की, सिर्फ लिथियम लिथियम, तो 925 लिथियम ये वाला मिलेगा, और 75 लिथियम ये वाले होंगे। 1000 बोला है मैंने, 1000, यदि मैं 1 मुट्ठी लिथियम निकालू और उसमें मेरे पास मुट्ठी में 1000 लिथियम हो, तो 925 लिथियम तो ये होंगे, तभी तो 92% आएगा, और 75 न्यूक्लियस एटम ये होंगे। तो अब बताइए मेरी मुट्ठी में जब टोटल मास का निकाला जाएगा, तो देखिए एवरेज कैसे, पहले इसको लेते हैं 6.01512, ये इस लिथियम का मास है, लेकिन 7.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, अभी समझा दूंगा, ठीक है, 7.01600 इंटू 92.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? नहीं तो फिर मैं एक और तरीका इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, उसे छोड़ो, ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आ गया? जिनको ये नहीं समझ में आई उनके लिए मेरे पास एक तरीका और है, आप ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करिए, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, 10 की वजह से 75 हो जाएगा, ये आप ऐसे समझो कि मेरे पास 1000 न्यूमेरिक, वो 1000 लिथियम थे, उसमें से 75 लिथियम ऐसे थे, अब वो 75 हो गया ना 10 का मल्टीप्लाई करने से, 75 लिथियम ऐसे थे जिनका मास कंट्रीब्यूशन ये था, और 925 लिथियम ऐसे थे जिनका मास कंट्रीब्यूशन ये था, अपॉन 1000, कैसे भी समझ लो, ऐसे निकलता है। तो यानी ना इस लिथियम ना इस लिथियम, इनका एवरेज रखा जाता है। तो चलिए ये तो थी ऐसी बात जो खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने लेकिन फिर भी बताना उचित समझा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ये 13.1 मैंने बता दिया है, 2 आप करना, उसमें 3 आइसोटोप है, 13.2 भी आप करना, आप ही के लेवल के क्वेश्चन है ये, अब मेरे बताने लायक इसमें कुछ नहीं बचता। अब आते हैं न्यूक्लियस से जुड़ी एक और बात, अब हम न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस का, अभी आप एक बात होता, मैंने न्यूक्लियस ऐसे समझा रहा था, जैसे ये न्यूक्लियस ऐसे मिलेगा, है ना, ये न्यूक्लियस ऐसे मान लो, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे चिपके हुए हैं अंदर, ये ऐसे करके न्यूक्लियस मान लो। तो सबसे पहला आता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, हालांकि मैं समझा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बताना यदि इसमें एक न्यूक्लियस और आ जाए तो वॉल्यूम बढ़ गया नहीं बढ़ गया, एक न्यूक्लियस और वो सॉरी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन या एक न्यूक्लियस और आ जाए, एक न्यूक्लियस और आ जाए, एक न्यूक्लियस और आ जाए, एक और आ जाए, तो साइज तो बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस का। ये इस अंदाजे से समझो, इस लॉजिक से, मैंने एक खाली बैलून लिया, खाली बैलून, इसमें फूंक मार के फुलाया जा सकता है, लेकिन अभी फूंक नहीं मारी, मैं उसमें टॉफी डाल रहा हूँ, टॉफी डाल रहा हूँ, बर्थडे वाली टॉफी, टॉफी 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 डालता जा रहा हूँ, तो बताना साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितनी ज्यादा टॉफियां डालता चला जाऊंगा उस बैलून का साइज बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जितना ज्यादा मास नंबर होगा, जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना बड़ा वॉल्यूम होगा, सिंपल, इसमें क्या मूड मारना, ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतना ज्यादा वो स्पेस घेरेंगे। चलिए ये तो ये हो गई। अब आते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब क्योंकि अभी अभी पढ़ा है कि वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा, तो इस वॉल्यूम को, ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिख दो, है ना, ये क्योंकि अच्छा इसका मतलब इसमें मैं एक एजम्पशन मान ली है, हमने ये मान लिया है कि न्यूक्लियस स्फेरिकल होगा, भले ही हमने देखा नहीं है, पर हम इस बात के आधार पर चल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेबल बॉडीज स्फेरिकली मिलती है, चाहे वो रेन ड्रॉप हो, है ना, रेन ड्रॉप हो या लिक्विड ड्रॉप हो, चाहे वो जितने भी प्लेनेट हैं आप देख रहे हो सब स्फेरिकली होते हैं। तो याद रखना ये एक एजम्पशन ही है कि जिसमें, क्योंकि आज तक न्यूक्लियस देखा नहीं है, तो वॉल्यूम ए के प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का ऐसे लिखा जा सकता है। अब जिसमें 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हटा के सिर्फ आप इसको भी बात कर सकते हो, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ओके, तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, a टू दी पावर 1/3,
यानी वॉल्यूम भी ए के प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस भी ए के प्रोपोर्शनल होती है, पर इसमें पावर 1/3 आती है, उसमें पावर 1 आ रही है, इसमें 1/3 आती है। इज इट ओके? चलिए अब यदि हम इसमें से प्रोपोर्शनली साइन हटा दें तो यहां पर, हालांकि वहां भी हटा सकते थे, पर हर जगह आप बावरे हो जाओगे रटते रटते, इस इक्वेशन को ऐसे भी पढ़ सकते हो, प्रोपोर्शनली साइन हटा के जो कांस्टेंट आता है वो r0 आता है। इस r0 की वैल्यू वैसे तो एग्जाम में मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो लगभग 10⁻⁻15 के ऑर्डर में ही रहती है। अब 1.2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गई रेडियस। तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस। सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, सरफेस एरिया एस। अब सरफेस एरिया को ए नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ए फॉर एप्पल, ए फॉर मास नंबर यूज हो चुका है, तो सरफेस एरिया को एस बोल देते हैं। अब जब हम उसे स्फीयर मान ही चुके हैं न्यूक्लियस को, तो फिर स्फीयर का एरिया 4πr² होगा ना, सरफेस एरिया 4πr²। अब आर पे काम हमारा हो चुका है, 4π, आर कितना है या ये, अब आर की वैल्यू लिख रहा हूं मैं r0 a⁻1/3, उसका स्क्वायर, स्क्वायर, अब स्क्वायर ऑपरेट कर दीजिए, 4π r0 का स्क्वायर a⁻2/3। अब आप गौर से देखिए, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r0 कांस्टेंट, तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो आपका सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल हो गया a⁻2/3। आप देखते चलिए, ठीक है। अच्छा, आपने देखा वॉल्यूम भी ए आ रहा है, रेडियस में भी ए के प्रोपोर्शनल आ रही है, सरफेस एरिया भी ए आ रहा है, पर सब में पावर अलग अलग आ रही है, ठीक है। पास्ट में सरफेस एरिया निकालने को आया हुआ है, तो ऐसे ही निकलता है सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए अब आता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगली हेडिंग है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। हालांकि डेंसिटी पे मैं पहले भी बहुत कुछ बोल चुका हूं, द हाईएस्ट डेंसिटी एवर फाउंड इन नेचर, और ये भी बताया था एक फैक्ट कि यदि इस दुनिया से याद हो तो आपको, इस धरती से पेड़ पौधे पत्ते जो भी है, मैं आप, किताब कॉपी, सब में से एटम निकाल लिया जाए और उन सब में से न्यूक्लियस निकाल लिया जाए और एक टेस्ट ट्यूब में डालना शुरू कर दें, तो वो टेस्ट ट्यूब भरेगी नहीं, इतना छोटा साइज होता है न्यूक्लियस का। चलिए, लेकिन आज ये उसकी हम डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा डेंसिटी कैसे निकलती है, कोई मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है, तो देखिए एक मिनट सुनना, ये क्या है, न्यूक्लियस ना किनसे मिलके बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बना है। अब सुनिए, वैसे देखा जाए तो एक रफ कैलकुलेशन के लिए न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से लगभग बराबर माना जा सकता है, यदि हम मानने पे है एक रफ कैलकुलेशन, क्योंकि माना जा सकता है, क्योंकि यदि आपको मैं डाटा दिखाऊं तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास 1.00, पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो सेम ही चलता है। और यदि आप बहुत एक्यूरेटली बात करना चाहो तो बेटा न्यूट्रॉन लिटिल बिट भारी होता है प्रोटॉन से। फिलहाल हम इस पे एक रफ कैलकुलेशन लेके आगे बढ़ते हैं, एक एस्टिमेशन। वैसे यदि बारीकी से बात करो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा भारी होता है, ज्यादा भी भारी नहीं होता, लेकिन अभी मतलब इतना भी भारी नहीं होता कि आप लगभग रफ मास बराबर ना ले सको। तो लेट एम बी द, अब शब्द सुनना मेरे, एम बी द एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। इस शब्द को समझ रहे हो, हर न्यूक्लियन का मास हमने एम मान लिया है, हमने ये अंतर ही नहीं किया कि वो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, कि वो थोड़ा सा भारी है, ये सबको एक ही चट्टे बट्टे में रख दिया। तो अब आप बताओ, अब देखिए दुनिया, जैसे आपको डेंसिटी निकाल रहे हो है ना, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम जब आप डेंसिटी निकालते हो तो, और जब आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे तो आपको मास ऑफ न्यूक्लियस रखना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस रखना पड़ेगा, खत्म कहानी, है ना। अब बताइए, यदि मैं इसको रो लिख दूं तो वॉल्यूम को तो हम v लिख देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, अब सुनना बहुत आसान बात बोलूंगा मैं, लेट m बी द एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, m बी द, यानी इसका मास m, इसका भी m m m m m m m m सबका मास m, तो भैया पूरे न्यूक्लियस का मास m इंटू a हो गया। सोच के देखो क्यों, क्योंकि a का मतलब होता है मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। आ जाइए, तो
अब वॉल्यूम को लिख सकते हो आप 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये लिख दिया मैंने मास ऑफ न्यूक्लियस, ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलिए थोड़ा काम करते हैं इस पे। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3ma है ना 4 पाई आर क्यूब। एक बार को हमें लग रहा है कि जैसे ये भी ए पर इफेक्ट है, वॉल्यूम पर भी ए का इफेक्ट है, रेडियस पर भी ए का इफेक्ट है, सरफेस एरिया पे भी ए का इफेक्ट है, तो डेंस में भी ए का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन नहीं, अभी ये नजर पे मत जाना, ये क्या है रेडियस। अब रेडियस पे आर क्यूब, मैं इस आर को ये लिख रहा हूं, देखो ये इस आर को आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 मैंने आर की वैल्यू लिख दी और उसमें क्यूब। देखिए क्या किया मैंने, इस आर क्यूब में आर की वैल्यू लिख दी। अब जब ये क्यू ऑपरेट होगा ये, तो डेंसिटी इक्वल टू 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब और ए की पावर 1/3 उस पर क्यूब, तो ये ए आया। तो ऊपर ए हमें आके दिख गया, लेकिन नीचे का ए फर्स्ट इंप्रेशन में दिखता नहीं है, लेकिन अब दिख गया, कट गया। और ऐसे ए कटते ही इसका मतलब ए का इफेक्ट एकदम डेंसिटी में। अब आप खुलेआम बोल सकते हो कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, या यूं कहिए कांस्टेंट आएगी। मतलब सबकी डेंसिटी, सबकी, चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे वो हीलियम का हो, चाहे वो यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, किसी का भी न्यूक्लियस हो, समझ गए, ये ए के इंडिपेंडेंट हो गया। ए से ए कट गया ना, ए से ए कट गया। हम यदि 3m4 पाई आर क्यूब को कैलकुलेट करें तो ये 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आप देख सकते हो कितनी भयंकर डेंसिटी है ये। 10 टू दी पावर को फील कर लो। पता ना, हम यदि धरती पे बात करें तो लगभग पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3 आती है पानी की डेंसिटी, है ना, और ये 10 की पावर 17 है। आप देख सकते हो कितनी भयंकर डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की। लेकिन ये मास इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट, मास के इंडिपेंडेंट है ये। पहले बताओ, यहां तक बात मान लो समझ में आ गई, फिर क्वेश्चन उठाए कुछ। कहां शीट मेरी है ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं शीट के। ओके, हाई क्यों होती है, ये इसका जवाब मैं कैसे दूं भाई, ये कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। इतनी हाई ऐसे समझ लो कि एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है ये, हाईली कंसंट्रेटेड। आप ऐसे फील कर लो कि जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड मैटर होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि सारा का सारा मास एटम का उस छोटे से साइज में घुसा हुआ है, वही सुई की नोक वाले साइज में, ऐसे समझिए। इसलिए डेंसिटी तो हाई होनी है। ठीक, अब आ जाइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, लीव इट। अब आ जाइए, हाँ तो क्वेश्चन करते हैं जो पास में आए हुए हैं। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अच्छा उससे पहले, अच्छा सवाल करने से पहले आपकी एक चीज और बूस्ट करता हूं, ठीक है। देखिए सवाल बाद में करेंगे। नोट, मान लो कंसीडर 2 न्यूक्लियाई, कंसीडर 2 न्यूक्लियाई, 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, है ना, कंसीडर 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई। ओके, अब 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे तो एक का मास नंबर मास नंबर A1 एंड A2, 2 अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, उनके मास नंबर A1 A2 है। क्लियर है, दोनों ही अलग अलग है। अब आप बताइए, पहली बात हमने सुना है ना, सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम ए के प्रोपोर्शनल होगा और इसका मतलब वॉल्यूम ए का प्रोपोर्शनल होगा। अब इतने दिन से मुझसे पढ़ रहे हो, आपको समझ में आता है कि सर जब ये श्लोक पढ़ते हैं तो क्या मतलब होता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब जब ये फॉर्मूला इस पे लगाओगे तो जैसा मास नंबर वैसा वॉल्यूम, और जब ये इस पे लगाओगे तो जैसा मास नंबर वैसा वॉल्यूम, खत्म। और इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड, और डिवाइड करते ही डिवाइडिंग V1 अपॉन V2 किसके बराबर हो जाएगा, A1 अपॉन A2। मुझे नहीं लगता, यदि आप शुरुआत से पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं समझ पाए होगे कि डिवाइड करने पर V1 अपॉन V2 समझ में आता है, A1 अपॉन A2 समझ में आता है। ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वल कैसे बदल जाता है ये आपको आना चाहिए आज की डेट में। यहां पे मैं मूड नहीं मार रहा हूं। दूसरी चीज, सिमिलरली मान लो वही है, अब आपसे कोई सिंस रेडियस a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है ना, तो इसका मतलब रेडियस a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब रेडियस
ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होगी। अब आप समझ गए होगे मेरे से श्लोक पढ़ने का मतलब। जब मास नंबर A1 होगा तो रेडियस R1 होगी, जब मास नंबर A2 होगा तो रेडियस R2 होगी। खत्म। तो इसको डिवाइड करिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो R1/R2 किसके बराबर आ गया? A1/A2 की पावर 1/3। आपको ये तक प्रूफ करने को आया है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ देता हूं शीट का। वो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर A1 एंड A2। ये प्रूफ कर दिया हमने, खत्म। इतना झंडू से एक नंबर हुआ प्रूफ। ऐसी सरफेस एरिया के लिए भी आया है, तो सरफेस एरिया के लिए भी देख लेते हैं थर्ड। क्योंकि सरफेस एरिया ए की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है ना। देखो इधर लिख रहा है ये रही 2/3। तो भैया फिर वही, इसका मतलब सरफेस एरिया 2/3 के प्रोपोर्शनल होगा और सरफेस एरिया ए की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसा मास नंबर वैसा सरफेस एरिया, जैसा मास नंबर वैसा सरफेस एरिया। डिवाइड कर दीजिए तो S1/S2 किसके इक्वल हो गया? A1/A2 की पावर 2/3। ये भी पास्ट में प्रूफ करने को आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ देता हूं जो बोर्ड का। हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A1 कंपेयर्ड विद दैट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A2। मतलब दो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर A1 A2 होगा, उनका सरफेस एरिया कैसे कंपेयर करोगे? ये रहा। रेडियस कैसे कंपेयर करोगे? ये रहा। ये तो बेसिक्स हो गए। अब न्यूमेरिकल देखिए, झंडू से न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शीट का 12, शीट का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, वो कह रहा है कंपेयर द रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई whose mass number with mass number 1 and 27 respectively। तो अब आप बताइए, दो न्यूक्लियाई की रेडियस कंपेयर करनी है, एक का मास नंबर 1 है, एक का 27 है। ओरली कर जाओगे बेटा, करके बताओ ओरली। उनकी रेडियस कंपेयर करनी है। A1, हाँ निकुंज वेरी गुड। एक 1 है, एक 27, बिल्कुल ठीक अक्षर। जो लोग नहीं समझे, जो थोड़ा लेट रेस्पॉन्ड कर गए, हो सकता है वो टाइप करने में लेट हो गए हो, दिमाग में चल चुका हो। A1/A2 की पावर 1/3 है ना, 1/3। ये A1 1 दे रखा है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ये 27 दे रखा है। अब इससे आसान क्या सवाल पूछेगा बोर्ड? 1/3 हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में मैं इसी में पूछ देता हूं, वॉल्यूम का रेशियो निकालना होता तो कितना होता? बोलो, वॉल्यूम का रेशियो निकालते तो कितना होता? बोलो। इसी सवाल को मैं मैनिपुलेट कर देता हूं तो वो A1/A2 होता है, तो वो 1/27 ही होता है वॉल्यूम का रेशियो। बस सिंपली, है ना। चलिए, अच्छा डेंसिटी का रेशियो बताओ, जल्दी बताइए डेंसिटी का रेशियो कितना होगा? ρ1/ρ2। जो सबसे पहले जवाब देगा उसे मेरी तरफ से शाबाशी। निकुंज वेरी गुड। हाँ, डेंसिटी का रेशियो। अब है गलत। प्रियांशु ठीक, कृति ठीक। अब है जानते हो, आपको आता हुआ गलत हो गया। दिव्यांश कुलश्रेष्ठ आता हुआ गलत करके जा रहे हो तुम। अर्जुन, अब देखो अभय और दिव्यांश में मैं बताता हूं, आपने लिखा सेम या कांस्टेंट। जब मैं रेशियो पूछ रहा हूं तो रेशियो तो 1:1 ही आएगा ना। इंडिविजुअल डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसकी भी डेंसिटी 2.3 × 10⁻17 होगी, उसकी भी ये होगी। तो जो रेशियो आएगा वो तो 1:1 आएगा ना। हाँ, तो सवाल की लैंग्वेज देख लेना क्या है। तो ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 ही है। वो कह रहा है दो न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर 1:2 में है। अब वो जानबूझ के आपको घुमा रहे, तो उनकी डेंसिटी का रेशियो बताओ। 1:1 होगा। तो चलिए बेटा 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 करिए। 15 करिए, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि ये बोर्ड क्वेश्चन में थोड़ा यूट्यूब पे भी कभी जा सकता है ना, यदि मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बोर्ड 15वां क्वेश्चन है, मैं आपके लिए मदद कर देता हूं। वो कह रहा है एक तो आयरन है 125, इसका मास नंबर दे रखा है। एक एल्युमिनियम दे रखा है, इसका मास नंबर 27 दे रखा है। इसकी रेडियस दे रखी है 3.6 फर्मी। फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसकी रेडियस निकालनी है बस। तो करके बताइए, मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज कर देता हूँ, काम नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इधर देखिए, जिसका आना था इतनी देर। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब एक काम करो, किसी को है ना, हाँ देखिए एक काम करो, इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा देना। ये R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3 होता है। आप इसमें से एक काम करो, इसे 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। मतलब इसके मास नंबर को A1, इसकी रेडियस को R1, इसके मास नंबर को A2, रेडियस को तो A1 कितना डालू 125।
और दूसरे का मास नंबर कितना है 27। ये मास नंबर ही तो होता है जो ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो मास नंबर होता है। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, और R2 यानी ये वाली रेडियस 3.6 फर्मी है। एक चीज ध्यान देना, इधर की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, तो आपका आंसर भी फर्मी में आ जाएगा। अब क्या बताऊं इसमें मैं सॉल्व करके, ये 3.6 है, ये R1 है, तो ये हो गया ना 5/3। सॉल्व कर लो इसको, 6 फर्मी हो गया, 6 फर्मी। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। वैसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट तो आज ही हो जाएगा आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस सेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। आपका इंपॉर्टेंट पार्ट तो आज ही हो गया, जो क्वेश्चन फंसना होगा वो इन्हीं में से फंस जाएगा, क्योंकि बाकी मैथमेटिक्स उन्होंने काट के वैसे गलत किया मेरी नजर में। चलिए अब देखिए गौर से, टॉपिक एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस और एंड मास डिफेक्ट, ये क्या कलेस है, बहुत लड्डू सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। मास डिफेक्ट, या देखिए यदि हम, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इंटरेस्ट तो बनता है, लेकिन हम सिलेबस से डाइवर्ट हो जाते हैं। हमने बचपन में मास की डेफिनेशन क्या सुनी थी, हमने सुनी थी मास की डेफिनेशन, और मैंने भी वही सुनी थी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, यही तो सुनी थी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मास की डेफिनेशन होनी चाहिए, अब आइंस्टीन की सुन लीजिए, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास की डेफिनेशन होनी चाहिए द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इनसाइड अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इनसाइड अ बॉडी। अकॉर्डिंग टू हिम हम सब एनर्जी से मिलके बने, एनर्जी 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 का कंपोजिशन है। मतलब इन शॉर्ट, जैसे हम बोलते हैं एटम, जैसे पार्टिकल एटम से मिलके बनता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस से बनता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी किसी ना किसी से मिलके बने होते हैं। उनके अकॉर्डिंग फाइनली ये सब जब लास्ट एंड होगा वो एनर्जी मिलेगी आपको, सब एनर्जी के कंपोजिशन से बने, ऐसा आइंस्टीन सोचते हैं। और जरूरी नहीं है आइंस्टीन जो सोचे वो सब लोग भी सोचे, ये भी ध्यान रखना। सब लोग नहीं, जरूरी नहीं आइंस्टीन की बात दुनिया के सारे साइंटिस्ट मानते हो, लेकिन आइंस्टीन की सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं, इसलिए मानना भी पड़ता है। तो लेकिन परफेक्ट 100% एक्यूरेट अभी वो साबित नहीं हुए, ध्यान रखना। जैसे बोर एटॉमिक थ्योरी भी 100% एक्यूरेट साबित नहीं हुई। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उन्होंने ये बोला, हम सब एनर्जी से मिलकर बने होते हैं, हम में से यदि एनर्जी निकलेगी तो हमारा मास कम हो जाएगा, एनर्जी घुसेगी हम में तो हमारा मास बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी से बने हुए हैं। यानी एनर्जी और मास कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड है। आइए दूसरे तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सस्ता एग्जाम्पल, 1 kg कोयला है, उसको मैंने जला दिया, ढंग से जला दिया, निचोड़ दिया कि वो जल ही नहीं सकता। अब जब वो पूरा जल जाएगा, उसके बाद जो बचता है रेजिडुअल मास, वो 1 किलो तो नहीं बचता ना, मात्र 1 किलोग्राम कोयला, 100 ग्राम राख बची, राख, ठीक, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको शायद ऐश बोलते हैं ना, ऐश। हाँ, आज तो मैंने तुम्हारी ऐश करा दी है ना, अब तो कह सकते हो ना। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि 12th के बाद ऐश ही ऐश है, 12th में ही ऐश है आपकी। चलिए, है ना घड़िया जो। हाँ, तो चलिए, फिर भी उससे तो अच्छा एक बुढ़िया अपनी बचपन से मर गई। अब तो काफी लोगों की फीस आ गई है, बस एक ही की रह गई है जो यूं कह रहा था फीस नहीं दूंगा तो वीडियो नहीं दोगे। तो आज आया ही नहीं, आया नहीं, आया है, आया ही नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, अब जब वो आया ही नहीं तो उसका नाम क्या लेना यार। चलिए ऐश, चलिए 1 किलोग्राम कोयले को जलाओगे तो 100 ग्राम राख बची, ऐश। अब ये 900 ग्राम मास कहां गया, ये 900 ग्राम मास की तो आपने वो 900 ग्राम मास गायब कर दिया, सिस्टम में से निकल गया, सिस्टम में से निकल के वो एनर्जी नहीं जतिन, नहीं 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 वो नहीं है। चलिए, कृष्णानगर वाले बैच से था वो, कृष्णानगर वाले बैच से है, क्यों बोल रहा हूँ। अब लीव इट, उस टॉपिक को छोड़ो यार, ये कुछ चीजें ना मुझे एज अ जोक मिल जाती है, एज अ जोक मिल जाती है, ठीक। अब आ जाइए, क्योंकि ये मैं एग्जाम्पल आगे भी यूज करूंगा। चलिए, 1 किलोग्राम कोयला जलाया, 100 ग्राम राख बची, तो ये 900 ग्राम मास तो खत्म हो गया ना, गायब हो गया। कहां गए 900 ग्राम, तो 900 ग्राम मास की तुमने एनर्जी निचोड़ दी, चली गई सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में, सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चली गई।
आ रहा है समझ में? वो तो 900 ग्राम वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो एनर्जी कैलकुलेट कैसे होगी? तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अभी रुकना बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इसकी कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इस प्रोसेस के दौरान, तो ना तो इसमें 1 किलो रखना है हमें, ना इसमें 100 ग्राम रखना है। याद रखना, क्या लगता है क्या रखेंगे? ना तो इसमें 1 किलो रखना है हमें, और ना ही हमें इसमें 100 ग्राम रखना है। हमें इसमें रखना है वो मास जो डिसअपियर हो चुका है, सिस्टम में से गायब हो चुका है, वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जी हाँ, 900 ग्राम इंटू सी स्क्वायर। फिर उसको यूनिट में सेम मतलब कन्वर्ट कर लेना, वो अपने आप निकाल लेना। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तब ये केजी हो जाएगा, और फिर वो 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है ना। तो याद रखना, इसमें कौन सा मास रखा जाता है? वो मास जो गायब हो चुका है सिस्टम में से, जो दिख नहीं रहा हमको। एक और तरीका होता है इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करने का, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, दोनों ही वैलिड है। एक्चुअली हमने यहाँ जो मास रखा, ना तो ये वाला मास रखा है ना ये वाला रखा है। हमने रखा कौन सा है? हमने रखा है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट का मतलब होता है जो मास में हमारी कैलकुलेशन में से गायब हो गया, मास डिफेक्ट। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे समझिए। मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हमारा 1000 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास 100 ग्राम है। ये इक्वेशन, अच्छा यदि हम इस इक्वेशन को समझ गए मास डिफेक्ट क्या चीज, तो यानी मास डिफेक्ट को डेल्टा एम भी लिख सकते हो। अब एक और चीज, यदि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है मास के लिहाज से, पता है इसको यदि बैलेंस करना है तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या डेल्टा एम। भाई ये डेल्टा एम मिसिंग है या नहीं, पहले बताओ। बताओ, 1 किलोग्राम कोयला 100 ग्राम एच प्लस डेल्टा एम, कायदे से बैलेंस करनी हो तो, पर ये मिसिंग है। ये डेल्टा एम मास के रूप में नहीं है, तो डेल्टा एम की वैल्यू E अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है यदि बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि ये मास ये प्लस ये के बराबर होगा, ये वाला मास इसके प्लस इसके बराबर होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मास डिफेक्ट समझ में आ गया क्या चीज। एक और अंदाज से लेते हैं मास डिफेक्ट, समझाते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं ना। अब हमने लिया 2 किलो गाजर, है ना, 2 किलो गाजर ली, प्लस 1 किलो दूध, खोआ, जो भी चलता है ना, खोआ ले लिया। खोआ कैसे लिखते हैं, चलो वहां लिख देता हूँ, खोआ, है ना, 1 किलो, प्लस 1 किलो चीनी ले ली। समझ गए होगे, आज मास्टर आपको गाजर का हलवा खिलाने वाला है ना। मुंह में पानी आ गया है, मत कहना, ठीक है। और वैलेंटाइन डे पे देखो मास्टर तुम्हें हलवा खिला रहा है, वो भी लाल लाल रंग का गाजर का हलवा, ठीक है। आज लेकिन यार पोर्टफोलियो लाल हो गया मेरा। ये क्या था, मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोच रहा था कुछ लाल रंग मिले, आज बिलीव नहीं करोगे मेरा पोर्टफोलियो पूरी तरीके से तहस नहस लाल 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 हो गया। ये भगवान, मतलब क्या चाहता है भगवान, आज के दिन लाल रंग दिया, यानी तो ऐसे दिया धड़ाम। ए भगवान, आज बिलीव नहीं करोगे 5.5% पोर्टफोलियो नीचे गया मेरा। ओके, भगवान ने गलत लाल रंग दे दिया मुझे, ठीक है। चलिए, 1 किलोग्राम 2 किलो गाजर। अच्छा, मैंने एक बार भगवान से दुआ की थी, भगवान मुझे ऐसी नौकरी दे, एसी में काम करूं, चारों, है नहीं, पैसा हो मेरे आसपास और ज्यादा काम भी ना करना पड़े। भगवान ने मुझे एटीएम के अंदर वो बना दिया, क्या कहते हैं, गार्ड। अब मैं एसी में भी हूँ, मेरे आसपास पैसा ही पैसा है नहीं, और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा। मेरी गलत टैग पे भगवान ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन। हाँ, येलो नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए मुझे अपना पोर्टफोलियो। हाँ, चेंज करते हैं टॉपिक। हाँ, 2 किलो गाजर, 1 किलो खोआ, 1 किलो चीनी और आधा किलो कुछ वो ले लेते हैं, देसी घी डाल के स्वाद बढ़ाने, और ड्राई फ्रूट्स, काजू, नमकीन काजू ड्राई फ्रूट है ना ये, ठीक है। तो अब आप बताना, मम्मी ने यदि गाजर का हलवा बनाया, है ना। अच्छा, लेकिन हम सबकी मम्मी में कौन बात और बताता हूँ, कहते हैं ना मम्मी सबकी एक सी होती है। जब गाजर का हलवा बनेगी ना, तो यहाँ अपना प्यार उड़ेल देंगी, देसी घी भी डालेंगी, काजू भी डालेंगी, बादाम भी डालेंगी, है ना, जो कि काफी कॉस्टली आते हैं। लेकिन बनाएंगी तब जब ये भाई साहब 10 रुपए किलो मिलेंगे, बस। जब तक तू 10 रुपए किलो नहीं हो जाएगी, जब तक नहीं बनाती होगी। यानी कमाल का मैथमेटिक्स है उनका।
कि ये 10 रुपए किलो होनी चाहिए, बाकी सारी चाय कुछ भी हो जाए। ओ भगवान, कैसे समझाऊं उनको कि क्या फर्क पड़ता है, ये 20 रुपए किलो हो जाए, प्लीज बना दो 30, लेकिन नहीं 10 रुपए किलो होनी चाहिए ये। तब अब कौन समझाए उनकी मैथमेटिक्स को, ठीक। तो अब आप बताओ, 2 किलो गाजर, 1 किलो पोहा, 1 किलो चीनी, आधी किलो ड्राई फ्रूट, तो टोटल वेट हो गया 2 3 4 4.5। क्या 4.5 किलो हलवा बनता है? ये बताओ, 4.5 किलो, है ना अजीब सा जादू। 4.5 किलो नहीं बनता, वो कंपोज होके मतलब क्या कहते हैं, सब खत्म हो आके इमेजिन करो 3.5 किलो बना। होता है ऐसा, 4 किलो कर देता हूं, वैसे तो इतना नहीं 3.5 ही कर देता हूँ। 3.5 किलो हलवा रह जाता है। कहां गया सारा मास? सारा तो नहीं, मतलब मास डिफेक्ट कितना है इसमें बताइए, इस रिएक्शन में मास डिफेक्ट कितना निकला? मास डिफेक्ट का मतलब समझिए, किसी भी प्रोसेस में 1 किलो हुआ, हाँ 1 किलो हुआ। निकुंज कंफ्यूज कर रहा है, 1.5 किलो क्यों हुआ? निकुंज 1.5 किलो क्यों हुआ? 2 3 4 4.5 तो रिएक्टेंट का मास है, और 3.5 किलो का हमारा प्रोडक्ट है, तो 1 किलो ही तो हुआ मास डिफेक्ट। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट आपको एनर्जी के रूप में मिलेगा, यहां पर हम डाल देंगे डेल्टा एम 1 किलो इंटू सी स्क्वायर। ये एनर्जी सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में चली गई। और एक और चीज जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लो, जब हमारी सिस्टम में से एनर्जी निकल जाती है ना, तो सिस्टम क्लोज हो जाता है और टाइटली पैक हो जाता है जिसमें से निकल जाती है। ठीक है, चलो उसे छोड़ो, यदि ये लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आया तो, क्योंकि अब तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल जिसके लिए मैंने बनाया है, ये मतलब पर्पस ये समझा रहा हूं। अब इमेजिन करो कि हमारा अब एक सिनारियो और समझाता हूं, एक सिनारियो और। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे आपने यहां ये समझ गए 1 किलोग्राम कोयला, एक ये गाजर के हलवे पे भी समझ गए। बिलीव मी, मान लो मैंने आइए आपको एक रेसिपी बनाना सिखाते हैं। एक प्रोटॉन लीजिए, न्यूक्लियस बनाना सिखाते हैं, एक न्यूट्रॉन लीजिए, दोनों को एक कढ़ाई में डालिए और धीमी धीमी आंच में पकाइए। ये बन गया हमारा न्यूक्लियस, है ना। मान लो एक ऐसा न्यूक्लियस हमें बनाना हो, तो वो न्यूक्लियस ऐसे ही बना होगा, कभी भी जब भी बना होगा ऐसे, यानी देखो प्रोटॉन एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में आपको देखा जा चुका है, अलग भी मिल जाता है। न्यूट्रॉन भी एक अलग अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में मिल जाएगा। तो यदि इमेजिन करो हम पे न्यूक्लियस बनाना आता हो, तो हम यदि न्यूक्लियस बनाए तो कढ़ाई में प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल के कढ़ाई चला दे, मिलके बन जाएगा ना। अब सुनिए, तो जो समस्या यहां थी वही समस्या हमें यहां मिलती है कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करते हैं, इस प्रोटॉन का मास, जो एक्सपेक्टेड मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, मान लो ये 1 AMU है, तो इसका भी मास थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन 1 AMU मान लेता हूं, तो हम न्यूक्लियस का मास 2 AMU एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं हमें? हमारी तो कहीं गलती नहीं हो रही ना। लेकिन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इमेजिन करो 1.5 AMU का, यही न्यूक्लियस के साथ बदतमीजी हो रही होती है कि इंडिपेंडेंट प्रोटॉन और आइसोलेटेड न्यूट्रॉन का हम मास लें तो वो कुछ और निकलता है, और जब वो न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाते हैं, अब क्या बात हुई? यहां पर भी यही होता है कि उनका वो जो इस फॉर्मेशन में मास डिफेक्ट हुआ, वो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और सिस्टम में से निकल गया। कितना मास डिफेक्ट है यहाँ पे बोलो? इसमें कितना मास डिफेक्ट आया है इस प्रोसीजर में? 0.5 AMU, है ना। अब न्यूक्लियर लेवल पे तो इतना ही मास होगा मास डिफेक्ट, फिर इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। आइए एक डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको एक नोट देता हूं। इमेजिन करिए कि जैसे ही इस रिएक्शन में 0.5 AMU मास गायब हो गया, ऐसे ही समझिए यदि किसी रिएक्शन में 1 AMU मास गायब हो जाए, कितना मास? 1 AMU मास डिफेक्ट हो, यानी वो वाला मास कंप्लीटली डिसअपियर होना चाहिए। ठीक है, डिसअपियर होना चाहिए। तो इफ 1 AMU मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो बताइए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इस डेल्टा एम, क्योंकि 1 AMU मास डिफेक्ट हो जाए तो इंटू 3 × 10⁸ स्क्वायर। अब ये ऐसा यूनिट में, ये किसी और यूनिट में, इसको 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब ये भी ऐसा यूनिट में हो गया, वो 3 × 10⁸ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, घर पे चेक कर लेना, ये आएगा 931.25 MeV। इस m का मतलब है मेगा माने 10⁶, जैसे k 10K है ना। अभी लिखा था मैंने सैलरी 10K, ये
तो के माने 1000 होता है, वैसे ही मेगा माने 10 की पावर 6, और ये ई भी वही है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 वाला। तो 1, ध्यान रखना इस डाटा को कैसे याद रखना है कि 1 AMU मास को यदि आप पूरा जूस निकाल दो, पूरा जूस निकाल दो, निचोड़ दो, कुछ भी ना बचे, तो 1 AMU मास इतनी एनर्जी रिलीज करके देगा। और इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया है मैंने, 3 नंबर लगाए। बताइए इक्वल क्यों नहीं लगाया मैंने? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्यों नहीं लगाया इक्वल? कोई बताएगा? इक्विवेलेंट वर्ड क्यों लगाया, इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डायमेंशनली इक्वल नहीं हो सकते ना ये, क्योंकि ये मास है वो एनर्जी है, क्योंकि वो मास है वो एनर्जी है। मास और एनर्जी होमोजेनिटी नहीं खराब हो जाएगी। तो इतना मास इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। क्या ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो जल्दी बोलो। ओके 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 ठीक। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट टॉपिक। निकुंज जी पहले से बोल रहा है आज के लिए इतना ही। अबे लास्ट टॉपिक, कान तरस जाते हैं ना इस सेंटेंस को सुनने के लिए। और कुछ लोग तो 8 बजे की क्लास से स्टार्ट कर देते होंगे कि ये डायलॉग बोल दे। अच्छा बहुत है, पक्का बहुत है? तो चलो भाई, जब अच्छे बच्चे कहने लग रहे हैं कि बहुत है, तो चलिए आज के समाचार खत्म कर दे। तो पढ़िए बेटा मन लगा के,